अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे, और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमने कल पढ़ा था रीअपोर्शनमेंट के डिफरेंट सिनेरियोज हम देख रहे थे। 3 सिनेरियोज आए थे जी रीअपोर्शनमेंट के। एक, सर्विस डिपार्टमेंट दे डोंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ओनली वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तीसरा, रेसिप्रोकल सर्व। और इन 2 मेथड्स को तो हमने फुली कवर कर लिया था। तीसरा जो सिनेरियो था उसमें हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रेसिप्रोकल सर्विसेज में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे हमारी बात होगी थी, और उसी सिनेरियो को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से कैसे हल करना है उसको आज हमने देखना है। लेकिन उससे पहले कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में कल की कैलकुलेशन से लेके कोई इशू? साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, ये काम दोनों की हमें सीखे हुए आपने, या सिर्फ सॉल्व करना सीखा हुआ, बनाना नहीं सीखा हुआ? बनाना भी सीखा हुआ, तो बनाना भी सीखा हुआ है और सॉल्व करना भी सीखा हुआ। तो वही काम अब यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है बिजनेस में, कि हम ओवरहेड से जब डील कर रहे हैं तो हमने जो रीअपोर्शनमेंट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो रिजल्ट हासिल किए, हम वही रिजल्ट अलजेब्रा की मदद से कैसे हासिल कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हम पहले अपने सामने इलस्ट्रेशन 8 का डाटा लाते हैं, फिर मैं आपको ये स्टेप्स के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन सारी समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन 8 का डाटा शायद कोई नया नहीं होगा, मुझे लगता है वो फेमिलियर है, सिमिलर डाटा जो इलस्ट्रेशन 7 में हमने डील किया था, है ना? ये जी 7 वाला ही डाटा है। इलस्ट्रेशन 8 में दोबारा डाटा हमारे सामने आया, लेकिन इसमें में कहा जा रहा है रीअपोर्शन कीजिए सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा जी, हमारी जो प्रेजेंटेशन रहेगी इस पार्ट की, वो तो रहेगी उसी अंदाज में जैसे हम कल रीअपोर्शनमेंट की करते आ रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, डिस्क्रिप्शन, बेस, टोटल, और कितना डिपार्टमेंट है? 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस। नीचे जी सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा, उसी फॉर्मेट पे हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट है मशीनिंग, असेंबली, रिपेयर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स हमारे पास अवेलेबल है टोटल 1,20,000, और इसकी तकसीम डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी की भी हमें गिवन है 50,000, 40,000, 40,000, 16,000। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मदद से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, हम स्टेप वाइज इसको अगर अप्रोच को लेकर चलें कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें स्टेप्स मैं यहाँ पे ले आता हूँ, फिर हम उसकी पढ़ते जाते हैं और परफॉर्म करते जाते हैं। स्टेप्स हमारे ये लिखे नजर आ रहे हैं ऊपर। हमें 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है। हमें 2 सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है। हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है रिपेयर एंड क्यूसी, तो लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर is X and total overhead cost of quality control is Y. Let's assume पहला स्टेप हमारा है दोनों क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स की टोटल ओवरहेड कॉस्ट की इक्वेशन बनाइए। हमने भी सिर्फ वेरिएबल ज्यूम किए हैं, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर डिपार्टमेंट कितनी है? X. Is it 14?
द आंसर इज नो। ये तो है रिपेयर डिपार्टमेंट का अपना खर्चा, जो रिपेयर डिपार्टमेंट में काम हुआ। रिपेयर डिपार्टमेंट में जो काम हुआ, रिपेयर डिपार्टमेंट ने जो खुद काम किया दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए, उस पर यह खर्चा आया। लेकिन रिपेयर डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे की बात करें तो रिपेयर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए रिपेयर डिपार्टमेंट को क्वालिटी कंट्रोल ने भी तो सपोर्ट किया। तो भाई क्वालिटी कंट्रोल ने काम किया रिपेयर डिपार्टमेंट के लिए, वो भी तो इसी का खर्चा बना। तो ये जो खर्चा गिवन है, ये खर्चा है वो जो रिपेयर डिपार्टमेंट की टीम ने रिपेयर का जो काम किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ये उसका खर्चा है। और ये जनाब हमें बता रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रिपेयर डिपार्टमेंट को जो सपोर्ट किया, उसको जो सर्विस दी, उसका हिस्सा है। तो इसका मतलब रिपेयर डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा विल बी 14,000 प्लस 15% ऑफ नॉट 16,000 वाई, और 15% को 0.15 लिखते हैं, ऐसे ही है। 15% 15/100 लिख दो या 0.15 बाई लिखो। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट का 15% भी रिपेयर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। सिमिलरली क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट होगी अपनी कॉस्ट प्लस 30%। रिपेयर ने 30% सर्विस तो क्वालिटी कंट्रोल को दी, तो रिपेयर का जो भी खर्चा जो कि है X, रिपेयर का खर्चा X है ना, तो ये ना 0.30x। लीजिए जी, ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई, ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। हमने क्या किया, हमने टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट, उसकी इक्वेशन बनाई है। हमने अज्यूम किया एक सर्विस डिपार्टमेंट की अगर टोटल कॉस्ट X है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट Y है, तो टोटल कॉस्ट को मैं अगर डिफाइन कर दूं, टोटल ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है, मैं इसको जरा डिफाइन कर दूं। टोटल ओवरहेड कॉस्ट से मुराद है टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। Total cost of a service department is its own cost plus share from other service department। मतलब यहाँ पे रिपेयर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट क्या है, इसकी अपना खर्चा प्लस क्वालिटी कंट्रोल से हिस्सा, क्वालिटी कंट्रोल से हिस्सा। यहाँ पे बेटा गलती होती है बच्चों से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जुमला यहाँ पे अदर्स को अंडरलाइन भी कर दिया, कैपिटल में भी लिख दिया, शेयर फ्रॉम अदर, बल्कि मुझे लगता है इस फ्रॉम को भी मुझे अंडरलाइन करना चाहिए। फ्रॉम अदर, फ्रॉम अदर मतलब दूसरे से कितना हिस्सा आ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं कि भाई रिपेयर ने दूसरे को कितना हिस्सा दिया, यहाँ पे हमने रिपेयर ने दूसरे को कितना हिस्सा दिया ये नहीं ऐड करना, दूसरे से हमने कितना लिया वो ऐड करना है। जो दिया वो तो इधर जाना है, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट में जाएगा जो रिपेयर ने उसको दिया, ठीक है। तो ये जो लिखा है इसको लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और जब दिक्कत हो, कोई गलती हुई क्वेश्चन बनाने में, इसको आके दोबारा पढ़ना, क्या क्यों गलती हुई। तो गलती हुई होगी गालबन आपने इस जुमले को इग्नोर किया होगा, ठीक है। ओन कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ये बनती है जनाब इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो वहां से हमें मिलेगी वैल्यू x की और वैल्यू मिलेगी y की। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका शायद कुछ होता है कि हम x, y और c, ऐसा ही है। इक्वेशन 1 का x 1, y माइनस 0.15 और c 14,000। इक्वेशन 2 का x माइनस 0.3, y माइनस 1 और x 16, ऐसा ही है। ये है जी वैल्यूज आपके पास, जिनको आप फीड करेंगे अपने कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, और वहां से निकालेंगे x और y। x इज माइनस
1713 और y is 2115। ठीक है जी, हमने इक्वेशन जिस अंदाज में भी लिखी हुई है, हमने इसको लाना होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। याद रख लीजिए ax प्लस bx इक्वल टू c, इस शेप में लाना है हमने इक्वेशन को। जैसे ये इक्वेशन मैं जब इस इक्वेशन 1 में इस शेप में लाऊंगा, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को मैं जब शेप में लाऊंगा तो इट विल बी x माइनस 0.15y इज इक्वल टू माइनस 14,000। इक्वेशन 2 को जब मैं इस शेप में लाता हूं तो इट इज ठीक हो गया प्लस 14,000, बिल्कुल ठीक है प्लस 14,000। इक्वेशन 2 को जब इस शेप में लाऊंगा तो इट विल बी 0.3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16,000। तो यहाँ से मैं इस शेप में लाके फिर मैंने ये वैल्यूज पिक की हैं। ये जनाब 1 हो गया, ये जनाब यहाँ पे माइनस 0.5 है और ये यहाँ पे 14,000 आ गया यहाँ। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज हम यहाँ से पिक कर रहे हैं। ये यहाँ से 0.3 गया इधर से, ये यहाँ से -1 गया इधर और ये यहाँ से -16 गया यहाँ पे। ये 6 वैल्यूज हमारे पास आती हैं जिनको हम कैलकुलेटर में फीड करते हैं। और कैलकुलेटर में फीड कहाँ से जाती है जी? मोड 5.1 करें तो आपके पास डाटा इस शेप में शक्ल खुल जाती है। उसके बाद आप 1 एंटर, -0.15 एंटर, 14,000 एंटर, 0.3 एंटर, -1 एंटर, -16 एंटर, एंटर मतलब इक्वल है। तो और इस जब ये सारी 6 वैल्यू फीड हो जाती हैं, फिर इक्वल दबाएंगे तो x आ जाएगा, फिर इक्वल दबाएंगे तो y आ जाएगा। ये तमाम बच्चे ये इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेटर पे देख लें। किसी बच्चे को दिक्कत है, पूछना चाहे तो साथी से पूछ लें, टाइम मैं से पूछ लें। हाँ जी, इक्वेशंस हमारे पास ये हैं, कैसे बनाई उस पे बात होगी। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को ये शेप देनी पड़ती है। यहाँ से x, y और c के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने उठाए हैं। x, y, c के कोफिशिएंट जो वैल्यूज हमने उठाई हैं, उन वैल्यूज को हम अपने कैलकुलेटर में फीड करेंगे और वहां से हम ये वैल्यूज आसानी से हासिल कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। इक्वेशन बनने के बाद विद इन सेकंड्स हम ये वैल्यूज ले पाते हैं। एनी क्वेश्चन? जी भाई, आपने शेयर फॉर्म लिखा, शेयर 2 नहीं आना चाहिए। हम क्या जानना चाहते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट। इस कमरे का टोटल खर्चा कितना है? इस कमरे का टोटल खर्चा है जितना खर्चा इस कमरे में हुआ प्लस जितना बाहर के लोगों ने इसके लिए काम किया फ्रॉम अदर, दूसरों ने इसके लिए कितना काम। ये फ्रॉम है। रिपेयर, बेटा ये रिपेयर वर्क डन बाय द डिपार्टमेंट। रिपेयर ने किस डिपार्टमेंट के लिए कितना काम किया, ये फ्रॉम है या टू है? ये रिपेयर को काम सर्विस मिली है या रिपेयर ने सर्विस दी है? ये टू है, रिपेयर ने सर्विस दी है। रिपेयर ने, आप यहाँ से पढ़े, ये 100% रिपेयर की सर्विस किस किस डिपार्टमेंट गई? मशीनिंग में गई, असेंबली में गई, क्यूसी में गई। रिपेयर ने किस किस के लिए काम किया? क्वालिटी कंट्रोल ने किस किस के लिए काम किया। ठीक है, तो हमने देखा कि रिपेयर की कॉस्ट जाननी है तो रिपेयर का अपना खर्चा प्लस रिपेयर को क्वालिटी कंट्रोल से कितनी सर्विस मिली, दूसरे डिपार्टमेंट से कितनी सर्विस मिली। तो क्वालिटी कंट्रोल ने 15% अपना टाइम, अपनी खर्चा रिपेयर्स के लिए किया है। तो ये जनाब रिपेयर एंड देन क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा जी, इसके बाद की कहानी तो बड़ी सिंपल है। अब आपने करना क्या है कि अब आपने 1 बाय 1, कोई कंपल्शन नहीं, रिपेयर को पकड़िए, इसकी कॉस्ट तकसीम करेंगे, क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करेंगे। रिपेयर की कॉस्ट तकसीम होनी है किस रेशो में? 50-20-30, 50-20-30। और क्यूसी की कॉस्ट तकसीम होनी है 30-55 एंड 15। लीजिए जी, अब हमने इनकी कॉस्ट तकसीम करनी है। तकसीम करते हुए ख्याल ये रखना है कि रिपेयर की कॉस्ट जो तकसीम करनी है वो ये नहीं करनी, ये करनी है जी, बिल्कुल जी, 17173। और इसी तरह जो क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करनी है वो 21152। लीजिए जी, अब तकसीम करेंगे तो आपका कहानी
जो आप चाहते थे वही रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ये बोलिए 8586 3434 5152 जी। इसको करिए तकसीम, इसका 30%, 6346, इसका 55%, 18, इसका 11634 3173। लीजिए जी, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। टोटल करके देख सकते हैं आप। मशीनरी का टोटल बोलिए। 649332। ये बोलिए 068। टोटल वही है। अगर हम इसको कंपेयर करें ना कल रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो शायद 2 रुपए का यहाँ फर्क, 2 रुपए का यहाँ फर्क। वो किस लिए फर्क आया? क्योंकि हमने 3 स्टेप्स के बाद काट दिया था, कट ऑफ कर दिया था। अगर हम उसका चौथा 5वां स्टेप कर लेते ना तो बिल्कुल मैच हो जाता। ठीक है, तो बट हमारा मकसद मैच करवाना नहीं है। हमारा मकसद अगर हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है तो जो कल हमने काम किया था काफी था, और अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से चलना है तो हम ऐसे करेंगे जैसे यहाँ सीखा। एग्जैक्ट आंसर मैच कराना इज नॉट इन आवर स्कोप, हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है दोनों मेथड्स की डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों मेथड्स से हमें काम करना आता हो। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 दे दे, 4 दे दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सर्विस डिपार्टमेंट्स की इक्वेशन बना के सॉल्व करने हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज को हमें एक्स और वाई अज्यूम करना है। अगर एक्स वाई के साथ तीसरा डिपार्टमेंट जेड भी आ जाए तो वो इक्वेशन सॉल्व करना हमारे स्कोप में नहीं है। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, तो हमें 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट दिए जाएंगे जैसे हमने ये डील किया इनके साथ। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके मुताबिक रीअपोर्शन करना, ये 3 स्टेप में हमारा काम होता है जब हम इस अप्रोच पे आते हैं। तो इसमें मैंने गलती बता दी क्या क्या होती है बच्चों से, कि यहाँ पे 0.3y और यहाँ पे 0.15x लेने की गलती करते हैं बच्चे। ये चीजें उलट जाती हैं और इसको उलटने का हल सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे जाके उसको पढ़िए, फिर इक्वेशन बनाइए, पढ़िए फिर इक्वेशन बनाइए, तो इंशाअल्लाह चांसेस है कि आपसे गलती नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 इक्वेशन बनाने के बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपने इक्वेशन बनानी है पहले जुमला पढ़िए, फिर उसको समझिए, उसके मुताबिक इक्वेशन बनाइए। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? Illustration 9 is your क्लास एक्टिविटी। परफॉर्म कीजिए जरा। जरा देखते हैं आपको इक्वेशन बनाने की कितनी ट्रेनिंग हो पाई। मुझे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, इनके फाइनल आपने ओवरहेड्स बताने हैं। इनकी फिगर्स टोटल क्या आती है वो आप मुझे बताएंगे। टोटल यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, मुझे पता है। इधर टोटल क्या आएगा, ये फिगर्स आपने मुझे 3 देनी है। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर रीअपोर्शन करना है, जिसके बाद ये फाइनल आंसर आएंगे। एलोकेटेड ओवरहेड्स हमारे पास आ रहे हैं 5 डिपार्टमेंट्स के, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस।
करेंगे, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रीअपोर्शन करेंगे। इक्वेशन बनाते हुए वो जुमला जरूर पढ़िएगा, जुमला पढ़ेंगे फिर आप इक्वेशन बनाएंगे। लाइंस पेज के इस साइड से ड्रॉ करना शुरू किया करें। कहाँ से? टेबल की तरह किधर से शुरू हो रहा है? डिस्क्रिप्शन बेटा हमेशा यहाँ से लाइन शुरू करो, 1 2 3 4 5, ताकि जगह खाली रहे, कॉलम आपका बचना चाहिए। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमेशा टेबल के कॉलम जो हैं राइट साइड से पेज के ड्रॉ करना शुरू किया करें, ताकि लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम पेज का एरिया आपका डिस्क्रिप्शन के कॉलम में बच सके। ये 20% है, 20% है, 20% मतलब 20/100 0.2। हाँ जी, बन गई इक्वेशन? बना ना भाई, क्या कर रहा है? तूने तो टेबल भी नहीं बनाया, तूने तो फीड भी नहीं किया। करो बेटा, शाबाश, जल्दी करो। लोगों ने कर भी लिया सवाल, आपने अभी टेबल भी नहीं बनाना शुरू किया। चलें, शाबाश। जैसे मैंने अभी बोला, लाइंस इधर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, इधर से ड्रॉ करते हुए इधर आते हैं, ताकि जगह जितनी बचती है इधर बचे। माशाल्लाह बहुत बेहतर रिस्पांस है अभी तक। इस बच्चे के पास आने से पहले तक बड़ा अच्छा था रिस्पांस, सबके ठीक से। इसके पास आया तो एकदम मैं बोलते बोलते रुक गया मैं। बेटा वो जुमला तूने नहीं पढ़ा शायद, वो जुमला पढ़ फिर इक्वेशन बना। पहली गलती नजर आई है मुझे पूरी क्लास में अभी तक जितने मैंने देखे हैं।
एक्सीलेंट जी। तो मैं अगर इसकी आंसर आप लोगों की मदद से यहाँ पे लिखूं, जरा मुझे हेल्प कीजिएगा। इफ दिस इज x, दिस इज y, x इज इक्वल टू 2500 प्लस 0.2y and y is equal to 2700 plus 0.25x. Solving x is, y is 3500 and the final value of alpha 4515 58 35 38 50। दीजिए जी, ये तो 00 होना ही था। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इक्वेशंस हमारी बनती हैं ये, और इनका सॉल्यूशन कैलकुलेटर से आता है ये, और रीअपोर्शनमेंट के बाद नतीजा बनता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स का। ये जी, किसी बच्चे को कोई डिसएग्रीमेंट है तो पूछिए। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है, इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है, रीअपोर्शन करने में कोई चैलेंज है, किसी स्टेप पे कोई दिक्कत है, पूछिए। बट यू हैव टू इंश्योर कि आपको सब कुछ समझ आए। बच्चा कंप्लीट करे इस एक्टिविटी को। कोई चीज समझ नहीं आ रही, पूछे। इक्वेशन बनाने में दिक्कत है, सॉल्व करने में हेल्प चाहिए। अच्छा जी, जिन्होंने इलस्ट्रेशन 9 कर ली वो इलस्ट्रेशन 11 पे जरा आए। इलस्ट्रेशन 11 भी सिंपल ही इलस्ट्रेशन है, सिर्फ प्रेजेंटेशन डाटा की थोड़ी डिफरेंट की गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें थोड़ा सा आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड आएगी। इसको तसल्ली से पढ़िएगा और फिर इस पे काम कीजिएगा। प्रेजेंटेशन जैसे इसमें कैसे दी गई है, पहले तो यहाँ पे उसने कहा जी आपके बाद मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। ABC has 2 production department, assembly and finishing, and 2 service departments, maintenance and canteen। तो ये जनाब assembly, finishing, maintenance, canteen, और ये इनके allocated and apportioned के खर्चे में दे दिए गए हैं। So allocated and apportioned overheads हमारे पास है। यहाँ से आगे चलते हैं। Suitable basis for sharing out maintenance cost is the time spent servicing equipment. Amount of time spent by maintenance department servicing in the other 3 department has been as follows. Maintenance department ने assembly, finishing, canteen में कितना टाइम गुजारा, basis दे दी गई है। Canteen department's overhead are to be reapportioned on the basis of number of employees in the other 3 departments. So मेंटेनेंस की कॉस्ट तो परसेंटेजेस में उसने बता दी तकसीम करने का तरीका, लेकिन कैंटीन की कॉस्ट उसने कहा ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे तकसीम करना है बाकी 3 डिपार्टमेंट में। बाकी 3 डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बेसिस पे तकसीम करना है। तो लीजिए जनाब, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की तकसीम करनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे आपने कैंटीन की कॉस्ट को तकसीम करना है, रीअपोर्शन करना है, और फिर ओवरहेड्स टोटल आपने बताने हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करें, और इसमें अब आपका माइंड अप्लाई होगा। पिछली एग्जांपल तो रिपीट एक्टिविटी थी, जो मैंने करवाई थी उसकी रिपीट एक्टिविटी थी, बट इस एग्जांपल में थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सोच के काम करना पड़ेगा। जी बेटा, परसेंटेज इसमें कर लें, बिल्कुल करें, लेकिन इसी में कैच है ना, बिल्कुल कर लें, परसेंटेज में कर लें, कोई इशू नहीं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, कोई मसला नहीं। रेशो रखें, परसेंटेज रखें, कोई मसला नहीं है भाई, बट इसमें कैच है, ध्यान से पढ़ के कीजिएगा जो करना है आपने।
कैंटीन की कॉस्ट बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में तकसीम होनी है। ख्याल कीजिएगा। हर बच्चा सोच के इक्वेशन बनाए। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास से निकलें तो इस टॉपिक पे आपको कोई इशू ना हो। इक्वेशन किसी ने बनाई कि सारी ब्रेकें लगा के बैठे हो, पढ़ी जा रहे हो, इक्वेशन बन ही नहीं रही। अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का मौका है तो परेशान हो गए सारे। एटलीस्ट 2 सर्विस डिपार्टमेंट होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 2 ही हैं। क्या हो गया? पर जल गए सबके? हो गया कुछ काम किसी का? चला इसमें ये जो 2 कैंटीन के इन्हें हम बेटा ये पढ़िए, मैंने कहा था ना यहीं पे तो हमने दिमाग इस्तेमाल करना थोड़ा सा। कैंटीन की कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में तकसीम होनी है। कैंटीन की कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में तकसीम होनी है। कैंटीन की कॉस्ट कैंटीन में तो तकसीम नहीं ना होनी। इसमें वाहिद कैच यही है कि कैंटीन की कॉस्ट बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में तकसीम होनी है इन द रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज इन द 3 डिपार्टमेंट्स। ये लिखा हुआ है उसने। Reportion on the basis of number of employees in the other 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज को लेके आपने कैंटीन की कॉस्ट को 3 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। ये रेशियो उसने बताई भी आपको। जी बेटा इक्वेशन कोई शक्ल से तो मशकूक लग रही है भाई। एक्स क्या है आपका? मेंटेनेंस। एक्स मेंटेनेंस है तो एक्स मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस का अपना खर्चा प्लस मेंटेनेंस का शेयर कैंटीन से। तो कैंटीन ने मेंटेनेंस को कितना हिस्सा दिया? 10%। कहाँ लिखा हुआ? कैंटीन ने मेंटेनेंस को कितना हिस्सा दिया? ये परसेंट है। ये परसेंट है। अब काका है परसेंटेज है। ये क्या है? ये नंबर है, ये परसेंट नहीं है। तो परसेंट बनाना है तो बनाओ ना भाई। 0.19 कैसे बनेगा? क्या परसेंट बनानी है आपने? बेटा पहले सवाल पढ़ो। आपने कैंटीन की कॉस्ट को तकसीम करना है 3 डिपार्टमेंट्स में। तो 3 डिपार्टमेंट में तकसीम करना, तो 3 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज कितने हैं? 3 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज कितने हैं?
50 इसका, 25/50 इसका, 15/50 इसका, तो इसका कितना है 10/50। अगर बेटा मैं बार बार एक जुमला बोलता जा रहा हूँ, बार बार मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने शुरू में अंडरलाइन किया हुआ था, उसने क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द अदर 3 डिपार्टमेंट। कैंटीन डिपार्टमेंट के कॉस्ट को तकसीम करने हैं 3 डिपार्टमेंट में, किस रेशो में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कैंटीन की कॉस्ट को हमने बाकी 3 डिपार्टमेंट में उनके एम्प्लॉइज की रेशो में तकसीम करना है, ये है बाकी 3 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज इस रेशो में तकसीम कर रहे हैं। तो अगर मेंटेनेंस की कॉस्ट x है, कैंटीन की कॉस्ट y है, तो कैंटीन की कॉस्ट इसका अपना खर्चा प्लस शेयर फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। सो मेंटेनेंस ने इसको 10% कॉस्ट दी। मेंटेनेंस का अपना खर्चा 18,600 प्लस शेयर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, तो भाई कैंटीन ने 10/50 मतलब 20% या 0.2 y। ये है जी आपकी इक्वेशंस, और यहाँ से आप x लाइए, y लाइए, और उसके बाद फाइनल फिगर असेंबली और फिनिशिंग की दीजिए मुझे। जी मुझे आप x और y की फिगर बताइए क्या आ रही है। 20327 और 8633 और रीअपोर्शन करने के बाद असेंबली। तो 2 सेकंड ले भाई, काम ठीक करी बस। जी बेटा असेंबली का टोटल अपना खर्चा प्लस शेयर फ्रॉम द 2 सर्विस डिपार्टमेंट 30,104 और फिनिशिंग का टोटल 36,418। वेरीफाई कीजिएगा ये वैल्यूज। रीअपोर्शनमेंट के बाद फाइनल वैल्यूज, हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा, और रीअपोर्शन करने के बाद असेंबली और फिनिशिंग का टोटल खर्चा क्या बनता है। ओके जी। अब किसी बच्चे के जहन में इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल, मतलब मैंने आई थिंक आई मेड इट क्लियर कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज की रेशो में तकसीम होना है। कैंटीन के अपने एम्प्लॉइज इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। कैंटीन की कॉस्ट ने बाकी 3 डिपार्टमेंट में तकसीम होने हैं उनके एम्प्लॉइज की रेशो में। तो हमने बाकी 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज लेने हैं, कैंटीन के एम्प्लॉइज हमने अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करने। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए पूछिए।
अच्छा जी, एक और एक्टिविटी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी अगेन रिवीजन है। ये क्वेश्चन बैंक में हमारे पास चैप्टर एंड पे अवेलेबल है, पेज 53 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पे जरा आपने एक तवज्जो चाहिए, पेज 53 पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारे पास, किताब का पेज 53 क्वेश्चन नंबर 1। हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के जब पार्ट ए और बी पढ़ते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो ये किस काम के दो तरीके हैं? रीअपोर्शनमेंट के, रेसिप्रोकल सूरत हाल हो वहां पे रीअपोर्शनमेंट के दो तरीके, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन एग्जामिनर ने क्या टर्म यूज कर ली? अच्छा, ये हमें चीजें नजर आ जाती हैं, हालांकि हमें पता है एलोकेशन क्या होती है, अपोर्शनमेंट क्या है, रीअपोर्शनमेंट क्या है, लेकिन एग्जामिनर बात का टर्म्स को दाएं बाएं करके यूज कर लेता है। उससे हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि शायद ये रीअपोर्शनमेंट की कोई नई नस्ल आ गई है। कोई नई नस्ल नहीं आई, ये रीअपोर्शनमेंट ही है, सिर्फ एग्जामिनर ने उसकी जगह एलोकेशन। बेसिकली एलोकेशन का मतलब भी तकसीम है, अपोर्शनमेंट का मतलब भी तकसीम है, तो रीअपोर्शनमेंट का मतलब भी दोबारा तकसीम है। तो ये बेसिकली एक ही काम करने के डिफरेंट अंदाज है। तो एग्जामिनर वर्ड्स की सिलेक्शन में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर जाता है। वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये आगे भी सवालों में हमें ये इशू नजर आएगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें यहाँ से पता लग गया ये रीअपोर्शनमेंट का सवाल है, हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी करनी है। ठीक है जी, तो अब दोबारा हम पढ़ते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। द फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री विद 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। हम पहले बात कर चुके हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट से ज्यादा हमें नहीं आएंगे, जहां पे भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन करनी है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ अक्टूबर वर एज शोन बिलो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट, कैंटीन एंड बॉयलर हाउस। और ये जनाब टोटल ओवरहेड्स की कहानी। Cost of running the canteen are apportioned to each department on the basis of estimated use of canteen by employees in each department. Cost of boiler house are apportioned on the basis of estimated consumption of power by each department. The service department costs are therefore apportioned as follows. इन बेसिस को कंसीडर करते हुए परसेंटेजेस बना ली गई हैं कि भाई कैंटीन की ये परसेंटेजेस हैं और बॉयलर हाउस की ये परसेंटेजेस हैं कि कैंटीन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को 10-40% दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को 20% सर्विस दी, डिपार्टमेंट 3 को 30% सर्विस दी, और कैंटीन ने बॉयलर हाउस को 10% सर्विस दी, एंड सो ऑन। इसी तरह कहानी हम बॉयलर हाउस की भी पढ़ सकते हैं। अगेन, रिक्वायरमेंट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो फॉर्मेट मैं बनाता हूं, और ये मैं एक दफा आपके साथ वॉक थ्रू करूंगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कल हमने एक ही की थी, तो मैं एक दफा फिर आपके साथ वॉक थ्रू करता हूं, और देन हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए फिर मैं आपके ऊपर चीज डालूंगा कि आप उसको कीजिएगा खुद। लेकिन यहाँ पे भी मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि एरर रेट इस इलस्ट्रेशन में, इस क्वेश्चन में भी बच्चों का काफी ज्यादा होता है। तो लेट्स सी आपके इस ग्रुप का क्या परफॉर्मेंस रहती है जब इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन का पार्ट दिया जाएगा। तो हमारे कितने सर्विस डिपार्टमेंट है जी यहाँ पे? 2। और कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? 3। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन। टोटल, बल्कि पहला कॉलम बेसिस का लेंगे हम, बेसिस टोटल 1, 2, 3, 1 and 2 डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, कैंटीन
एंड बॉयलर हाउस, ये सर्विस डिपार्टमेंट दो आगे। हमें एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स की वैल्यूज गिवन है। टोटल है 1578,000 और इसकी तकसीम है 700,000, 300,000, 400,000, 78,000, 100,000। लीजिए जी, पहले हम इसको पार्ट ए के तहत लेके चलते हैं। पार्ट ए का मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने सीखा है कि हम वन बाय वन कैंटीन, बॉयलर हाउस, कैंटीन, बॉयलर हाउस, कैंटीन, बॉयलर हाउस, ऐसे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। इसके बाद लाइन ड्रॉ करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम रिजल्टेंट फिगर्स यहाँ पे 0 0 होनी चाहिए और जो टोटल फिगर है 1578,000 ये यहाँ पे 1 2 3 में तकसीम आनी चाहिए। तो कैंटीन की परसेंटेजेस क्या हैं जी? बताइए जी, कैंटीन की परसेंटेजेस 40, 20, 30 एंड 10 परसेंटेजेस है। बॉयलर हाउस की 30। लीजिए जी, अब हम तकसीम शुरू करते हैं। कैंटीन से बात शुरू हो रही है तो पहले कैंटीन का 78,000 यहाँ से माइनस करेंगे और इसका 40%, 31,200, 20%, 23,400, इसका 10%। अब बारी आई बॉयलर हाउस। बॉयलर हाउस, कितनी कॉस्ट? 1,07,800। अब इसकी तकसीम होनी है। इसका 30%, 32,340, इसका 30%, 32,340, इसका 20%, 560, 21,560। लीजिए जी, चलते जाइए ऐसे। बस आपको ख्याल रखना है आखिरी जो तकसीम बॉयलर हाउस की आएगी दैट विल बी 30, 30 एंड 20। उसमें आखिरी जो 20 है वो नहीं आएगा। 30, 30, 20, 20 में लिखता हूँ, मैं 20 क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आखिरी तकसीम में यहाँ पे 0 आना है। लीजिए जी, कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए कि बात कहाँ पे पहुँच के ख़त्म होती है। स्टेप वाइज चलते जाइए, कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाइए और बताइए आखिरी स्टेप के बाद टोटल PD1, PD2, PD3 का क्या आता है। हर बच्चे के रजिस्टर पे कैलकुलेशन चाहिए। फटाफट शुरू हो जाइए। किसी स्टेप की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत हो, हेल्प चाहिए हो, पूछिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा हर बच्चे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे तो फिर बारी आपकी आएगी साइमल्टेनियस क्वेश्चन कीजिए बेटा। कॉमन ले सकते हैं ऊपर लिखिए। क्या ले सकते हैं? 1000 कॉमन ऊपर ले सकते हैं। जी आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ₹1000 लिख सकते हैं, बट ये इतनी छोटी फिगर के ऊपर ₹1000 लिखेंगे ना आगे बड़े फिगर और छोटी होती जाएंगी, फ्रैक्शंस में चले जाएंगे आप बड़ी जल्दी।
ठीक है, जब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की जरूरत रहेगी मैं आपको बताऊंगा आपने इसको हम कहते हैं फिगर्स राउंड ऑफ करके लिखना, 1000 में राउंड ऑफ करके लिखना। तो अभी जरूरत शायद है नहीं, आप फुल फिगर ही लिख के चलते जाइए, उसी की आदत बनाइए। फिगर्स वैल्यूज लिखते हुए डेसिमल में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे वैल्यूज खर्चे की हम तकसीम कर रहे हैं तो डेसिमल में ना जाइए, राउंड ऑफ करके लिख दीजिए फिगर्स। रुपीस में वैल्यूज जब लिख रहे हैं तो डेसिमल ना लगाएं। आपने शायद ये इग्नोर कर दिया, मैंने लाइन इसलिए खींची थी ताकि हमसे गलती ना हो। ये मैंने जीरो शुरू में इसलिए लगा दिया ताकि हमसे गलती ना हो। अगर आप ये शुरू में मार्क नहीं करेंगे तो चांसेस है कि यहाँ पे भी तकसीम डाल दोगे, फिर कादा कटिंग करते फिरोगे। मैंने शुरू में ही जीरो लगाने का मकसद यहाँ पे था ही ये कि हमें पता पैरामीटर डिफाइन हो गए, हमें इन बाउंड्रीज में काम करना है। ठीक है, तो आपसे गलती होगी इसलिए। तो इसको जिस तरह से चीज़ें सिखाया जाता है, कुछ ऐसे मैयर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके गलती से बच सकते हैं। ये जीरो यहाँ पे लगा के शुरू में ही हम जीरो लगा के शुरू में ही यहाँ पे ये मार्क करके हम गलती से बच सकते हैं। तो आदत बनाइए, जब सवाल ये कीजिए इसी तरह चला कीजिए, इसी तरह स्टेप्स जैसे मैंने परफॉर्म किए। 3 दफा हमने डिस्ट्रीब्यूशन डाल दी, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर डाल के एक हमने हटा दी वहां से, और आखिरी में हमने जीरो डाल दिया ताकि मैं पता हो यहाँ पे हमसे गलती ना हो। बॉयलर में मतलब क्योंकि बॉयलर की आखिरी तकसीम आ रही है ना भाई। नहीं, कैंटीन में क्यों जीरो लगाया बेटा, क्योंकि आखिरी तकसीम किस डिपार्टमेंट की हो रही है? आखिरी तकसीम किस डिपार्टमेंट की हो रही है? बॉयलर की तकसीम हो रही है, तो बॉयलर की कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है ना। कैंटीन में तो कैंटीन में आखिरी मैंने बॉयलर से शुरू किया होता तो कैंटीन पे खत्म करता, तो कैंटीन पे खत्म करता तो आखिरी बॉयलर को हिस्सा जीरो देता। जिस डिपार्टमेंट की तकसीम हो रही है उसकी कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट को जानी है। मुझे जो नजर आ रहा है डिफरेंट बच्चों की बुक्स में, यहाँ पे शायद आखिरी तकसीम जो आई है वो 43 की है। यस सर। तो यहाँ से 43 ने जाना है, लेकिन 30, 30, 20, 16, 11 इसको जीरो होगा। ये इस तरह तकसीम बन रही है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लाइन लगा देंगे, और उस लाइन को क्लोज करने का तरीका हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लगाने का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम होगी, लेकिन इसका शेयर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को शेयर इसका हम जीरो ही करेंगे। ये जीरो डालेंगे तो ये जीरो हासिल होगा, ये जीरो आएगा तो काम खत्म होगा। जब तक यहाँ पे जीरो नहीं रहते काम चलता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी। हमें डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद आगे नहीं लेके जाना, तो इसलिए हम आखिरी स्टेप में एक एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ के थ्रू इसको क्लोज कर देते हैं अपनी डिस्कशन को। जिनका ये पार्ट हो गया वो तो साइमल्टेनियस क्वेश्चंस की तरफ चले। इसका मुझे चले फाइनल एक बार जवाब बता दें कि क्या बना, वो मैं लिख दूं यहाँ पे, फिर आप इक्वेशंस की तरफ चल पड़े। जी PD1 का टोटल 772 999 353 001 451
351 999 लीजिए जनाब। अब आप चले जाइए साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ और यही काम, यही रिजल्ट सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस में भी 1 रुपी का आएगा। अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से इस पार्ट को हल कीजिए। जिन बच्चों का ये पार्ट अभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ वो उसको कंप्लीट करें। मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद एवरी स्टेप और हर स्टेप आपके हाथ से गुजर रहा हो। बेटा फिर वही बार पर मैंने बोला था लाइन खिंची हो, इधर जीरो लगा हो तो टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे बेशक वो जैसे वो परसेंटेज लिखी हुई है 30-30-20 लिखा होगा तो आसानी रहेगी, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इक्वेशन दोबारा। इक्वेशन गलत है आपकी। इक्वेशन को ध्यान से बनाइएगा। मैं देख रहा हूं कि रोज में परसेंटेजेस के बजाय कॉलम में आ गई तो गड़बड़ी शुरू हो गई। डेटा थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, गड़बड़ शुरू हो गई। कितने हिस्से करने 43 के? 30 जमा 30 जमा 80। तो आप क्या करोगे 43/80 इंटू 30 ऐसा करके दिखा मुझे क्या निकाला। 43 भाई तकसीम 80 इंटू 30 क्या लिख रहा है? आ क्या रहा, लिख क्या रहा, ये क्या लिखा हुआ है? बेटा ऐसा क्यों करते हो, तो उल्टे काम क्यों करते हो? इक्वेशंस में गड़बड़ें नजर आ रही हैं मुझे काफी ज्यादा। तो इसीलिए मैं फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फ्रॉम टू की कहानी जरा तरीके से तसल्ली करके इक्वेशन बनानी है। एक बार बता दिया ना कि भाई इस जगह गलती होती है, ये उलट कर देते हो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ। मतलब 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो ताकि यहाँ पे जो 2-3 नंबर है वो 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगाने से 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। लेकिन एक्स्ट्रा थॉट्स दो यहाँ पे कि भाई गलती तो नहीं हो रही हमसे, क्योंकि मैं देखा जैसे मैंने कहा यहाँ पे गलती हुई लोगों से।
समझते क्यों नहीं हो? कब समझोगे? मैंने कितनी दफ़ा बोला जब यहाँ पे आना है तो इधर ज़ीरो लगाना है तो इधर ज़ीरो आएगा, इसका मतलब इसको 1 2 3 में तकसीम करना है। वो सारा बोर्ड पे कहानी लिखी हुई है, सारी बातें लिखी हुई हैं, ये ज़ीरो भी डाले हुए थे वहाँ पे, यहाँ पे बताया भी हुआ था ये कहानी। यहाँ पे आके 30 30 और 20 हो जाएगी, ये 20 यहाँ पे नहीं लगेगा। पर सुनते नहीं हो तुम, बात मानते ही नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है क्लास में चीजें हाथ से गुजारो और मैच करो आंसर ताकि सीखो। तुम भी नहीं सीखते। ये किसको तकसीम किया है? 43 को। कितनों में तकसीम किया है? 3 में। ये 43 तकसीम किया है? नहीं किया। ये 26 और 9 35 बनता है जी। 43 को तकसीम किया तो इज इट 43? 43 को तकसीम कर रहे हो ना भाई? ये कितना है? 43 कर दिया तकसीम? कितना? और 43 तकसीम करना है भाई। 43 3 डिपार्टमेंट में। गुड, हो गया, अच्छी बात है। डन। और इसका अगर हम देखें ना तो वहां से आपका जवाब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद 773,000 353,000 450 1000। सो 1 रुपए का फर्क है। वो इसलिए कि हमने 3 पे रोका, चौथा स्टेप करते तो एग्जैक्ट मैच कर जाता, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारा आंसर 1 रुपए का फर्क आया, कोई इशू नहीं है। 452 माई मिस्टेक, 452,000 452,000 जमा करने से 1 रुपए का फर्क यहाँ पे आ भी जाए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे जैसे 1 रुपए का फर्क आ रहा है शायद ना, इधर 1 रुपए का फर्क आ गया, इसको एक को इधर डाल दो तो ये 0 इसके साथ मैच नहीं हो रहा, कोई वरी नहीं है। राउंडिंग आप जब करोगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में 1 रुपए का फर्क निकल आएगा, कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? यहाँ पे मैं जो बार बार कह रहा हूँ, गलती आप लोग कर रहे हो पढ़ने में, ऐसे पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है, उसमें गलती हो रही है। तसल्ली से 1 लम्हा एक्स्ट्रा लगा के पढ़ना है। हमारी कैंटीन की इक्वेशन जो यहाँ पे बनती है, अगर कैंटीन को मैं x ले लूँ तो मेरी कैंटीन की इक्वेशन है 78,000 प्लस बॉयलर हाउस ने कैंटीन को कितनी सर्विस दी? 20%, 0.2 y। ये अगर y है तो 1 लाख प्लस बॉयलर हाउस को कैंटीन ने कितनी सर्विस दी? 10.1x। ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बनती है, जिनको सॉल्व करके हम आगे जा रहे हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह हमारा जो आखिरी स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का आखिरी स्टेप, उसका नाम भी एब्जॉर्प्शन है, जिसमें हम अभी तक हम क्या कर पाए हैं, ओवरहेड को तमाम डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया है। अब वो जो आखिरी स्टेप है, हर डिपार्टमेंट ने जिस प्रोडक्ट के जो यूनिट्स बनाए हैं उनमें उस कॉस्ट को तकसीम किया जाए। दैट इज द फाइनल स्टेप, एब्जॉर्प्शन। हम कल इंशाअल्लाह उस पर बात शुरू करेंगे। और जिस बच्चे का भी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दे कैन स्टे हियर, 1-2 मिनट लगा के मुझसे पूछना चाहे पूछें, काम करके यहाँ से निकलें। अस्सलाम वालेकुम।